जहां तक हम जानते हैं, चीन ने अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए 50 से जायद शोबे खोलने का ऐलान किया है और उनमें से एक फाइनेंस है, जबकि गैर मुल्की करेंसी के लाइसेंस के लिए दरखास्तों को बहुत जल्द मंजूर किया जाएगा। लिहाजा चीनी हुकूमत गैर मुल्की बैंकों का खैर मकदम करती है। पाकिस्तान के जुमर्द ने अपनी आला सब्ज लबरेज रतूबत की बदौलत हजारों मदाहों को अपनी जानिब रागिब किया है। चीन और पाकिस्तान के माबैन इस मैदान में ताउन की कितनी गुंजाइश है? प्रोफेसर अताउर रहमान आलमी सतह के साइंसदान और चीनी अवाम के अच्छे दोस्त हैं। 1972 में जब वो पहली बार चीन आए थे, तब से वो दोनों ममालिक के माबैन साइंसी और तकनीकी ताउन के लिए मुस्तकिल कोशिशें कर रहे हैं। वो चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती के गवाह और उसकी अलामत हैं। नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरी। चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में मालियाती तबादला एक अहम पहलू है। चीन और पाकिस्तान अपने बेहतरीन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए सरहद बाल मालियाती तबादले की खिदमत फराहम करते हुए इस मंसूबे की कामयाबी में किरदार अदा कर रहे हैं। हबीब बैंक लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने बीजिंग में चीन में अपनी दूसरी शाख खोली है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। चीनी और पाकिस्तानी मालियाती इदारों के माबैन बाहमी तावन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े मल्टी नेशनल बैंक हबीब बैंक लिमिटेड HBL ने बीजिंग में अपनी ब्रांच खोली है, जो उर्मची ब्रांच के बाद चीन में इस बैंक की दूसरी ब्रांच भी है। चूंकि 2021 में चीन और पाकिस्तान के माबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। HBL बीजिंग ब्रांच का इफ्तिताह दोनों मुल्कों के मुआशी इत्तेहाद में संगे मील की हैसियत रखता है। हालिया बरसों में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत दो तरफा तावन को मुस्तहकम करने के साथ दोनों ममालिक के मालियाती इदारों ने भी आहिस्ता आहिस्ता तावन को मजबूत किया है। कोविड-19 वबा के दौरान बेल्ट एंड रोड सरहद पार से सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत बेल्ट एंड रोड से मुंसलिक ममालिक में मालियाती तरतीब और चीन में बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के कारोबार की तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन हुई है। फंड्स के बगैर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दीगर मंसूबे शुरू नहीं हो सकते हैं, लेकिन फंड्स फराहम करने के लिए सिर्फ चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बहुत से मंसूबों को आलमी फंड्स की ज़रूरत होती है, लिहाजा चीनी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को ताउन के मज़ीद तरीके और ज़राए तलाश करने होंगे। जहां तक हम जानते हैं, चीन ने अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए 50 से जायद शोबे खोलने का ऐलान किया है और उनमें से एक फाइनेंस है, जबकि गैर मुल्की करेंसी के लाइसेंस के लिए दरखास्तों को बहुत जल्द मंजूर किया जाएगा। लिहाजा चीनी हुकूमत गैर मुल्की बैंकों का खैर मकदम करती है। SMEs पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी का काफी तनासब रखते हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबे शामिल हैं। इन कारोबारी इदारों के लिए पाकिस्तानी बैंक क्या खिदमात फराहम कर सकता है? अब तक ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक हबीब बैंक के 400 से ज्यादा चीनी इंटरप्राइज सारिफीन हैं। इनमें मरकजी कारोबारी अदारों के अलावा कुछ निजी कारोबारी अदारे और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारे भी शामिल हैं। कारोबार करने में इनको जो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं वो महदूद अमला और मुकामी रेगुलेटरी माहौल की तफहीम है। हम इनको थोड़े वक्त में मुकामी कारोबारी माहौल से वाकफियत और इनके मुताबिक ढालने में मदद कर सकते हैं और इनके मुकामी कारोबार में तेजी से इजाफा कर सकते हैं। हम अकाउंट खोलने, तरसीलात सर, कर्जे की सहूलियात वगैरह जैसी बैंकारी खिदमात में भी मदद कर सकते हैं। हालिया बरसों में डिजिटाइजेशन पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की सिमत बन चुकी है। हुकूमत, सरकारी और निजी शोबे की तंजीमों ने माली अदायगी की खिदमात के दायरा-ए-कार को बढ़ाने की कोशिशें की हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में कौमी अदायगी के निज़ाम की हिकमत अमली जारी की है, जिसका मकसद लोगों को अदायगी के लिए कैश रकम की बजाय एक नया डिजिटल फ्रेमवर्क के इस्तेमाल की तरगीब देना है। पाकिस्तान में बिग डेटा के तज्जिए का आगाज
2018 میں ہوا، جو ہمارے ملک میں ڈیٹا کے تحفظ اور ای کامرس کے لیے بہت اہم ہے۔ در حقیقت یہ کچھ اعداد و شمار ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مواصلات اور بینکاری کے کاروبار کے لیے، جس میں قرض بھی شامل ہے، ہم ڈیجیٹل چینلز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کسانوں کو ڈیجیٹل بینکوں کے ذریعے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ حبیب بینک ایک ٹیکنالوجی کمپنی بننے جا رہا ہے، لیکن بینکنگ لائسنس کے ساتھ فی الحال ہم ڈیجیٹل تبدیلی پر بہت سارے کام انجام دے چکے ہیں۔ ہم نے بینک میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے اور کچھ ڈیجیٹل بینکنگ میں کاروبار کی ترقی پر بہت ساری تحقیق کی ہے اور کچھ مصنوعات بھی متعارف کروائی ہیں۔ مالی استحکام نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کی تعمیر کے لیے مالی اعانت فراہم کی ہے۔ چین اور پاکستان کے مالیاتی ادارے دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کو بلا تفریق مالی خدمات کی فراہمی کے لیے سی پیک کے تحت تعاون کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں حبیب بینک لمیٹڈ چائنا سنگاپور گلوبل ہیڈ چائنا بزنس کے ریجنل جنرل مینیجر جناب فرحان طالب صاحب۔ تو آپ کے خیال میں چین میں داخل ہونے سے پہلے پاکستانی بینکس کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ہم بہت خوش قسمت ہیں ایز اے بینک کہ ہمیں دونوں جانب پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور چائنا میں پیپلز بینک آف چائنا اور CBIRC کی صورت میں بہت ہی کوآپریٹو ریگولیٹرز ملے ہیں۔ اینڈ بوتھ دا گورنمنٹ، جو پاکستان کی اور چین کی حکومت ہے، انہوں نے ہمارے انیشیٹو کو کافی سپورٹ کیا ہے۔ تو دیکھیں، میرے حساب سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ پاکستانی بینکس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا بھر کے بینکس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے ٹوٹل ایسٹس $20 بلین ہونے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ لائسنس کے لیے اپلائی کریں۔ پاکستان کی کیس میں $15 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ گورنمنٹ آف چائنا نے، ہمارے حساب سے تو ہمارا ابھی جرنی چائنا میں شروع ہوا ہے اور ابھی تو بنیاد ڈلی ہے۔ ہوپ فلی آنے والے وقتوں میں بہت اچھی اپرچونیٹیز آئیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو ڈیجیٹل فائنینس کے سلسلے میں آپ کے خیال میں پاکستان کے بنگاری شعبے کا مستقبل کیسا ہوگا؟ پہلے جب بینک اکاؤنٹ کھولنے چاہتے تھے، آپ کسی بھی بینک میں جائیں، کہیں پہ 5 دن لگتے تھے، کہیں پہ 10 دن لگتے تھے، کہیں پہ 20 دن لگتے تھے، کیونکہ پیپر ورک اتنا ہوتا تھا، ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے تھے۔ اب اگر آپ کنیکٹ میں چاہیں تو اب میکسیمم 1 دن میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے، بٹ میکسیمم 1 دن میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بڑی چینج ہے۔ پہلے کسٹمر بینک جانے سے کتراتا تھا شاید کہ بھائی مجھے اتنے سارے پیپر ورک کرنا پڑے گا، اتنے دن لگیں گے، 3 بار بینک جانا پڑے گا۔ اب تو وہ نہیں ہے۔ تو ڈیجیٹل سے فائنینشیل انکلوژن بنے گا، کسٹمائز پروڈکٹس بنیں گے۔ آنے والے وقتوں میں آپ بہت چینج دیکھیں گے، اینڈ دیٹ ول ہیپن ویری ویری سون۔ گوادر پرو کے مطابق حال ہی میں کراچی میں چینی کونسل جنرل جناب لی پی جین اور پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کمپنی کے چیئرمین جناب شاہد اقبال قریشی نے ملاقات کی اور اتفاق رائے حاصل کیا۔ پاکستان اور چین جواہرات اور زیورات کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے تعاون کو مستحکم کریں گے۔ ہماری رپورٹ دیکھیے۔ 2000 میں فرانسیسی سائنسدانوں نے قدیم فرانسیسی شاہی زیورات ترتیب دیتے وقت 2500 سال پرانی رومن کان کی بالیوں میں جڑے زمرد کے اصل مقام کا سراغ لگانے کے لیے سائنسدانوں نے ان کا آکسیجن آئسوٹوپ تجزیہ کیا۔ تحقیقی نتائج سے تصدیق ہوئی کہ اس کا تعلق پاکستان کے علاقے سوات سے ہے۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبل مسیح کے آغاز میں ہی لوگوں نے سوات کے زمرد کی کان کنی شروع کر دی تھی اور سلک روڈ کے ساتھ اس کی تجارت کرتے تھے۔ کولمبیا کے زمرد کی دریافت اور استعمال سے کہیں پہلے بین الاقوامی زمرد مارکیٹ کے ایک نئے چمکتے ہوئے ستارے کی حیثیت سے سوات زمرد نے اپنی اعلیٰ سطحی لبریزی کے ساتھ ہزاروں شائقین کو اپنی جانب راغب کیا ہے۔ میں 92 میں آل پاکستان جیمز کٹر اینڈ مرچنٹ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، اور یہ جو شعبہ ہے یہ ہمارے جدی ہے، ہمارے دادا سے چلا آ رہا ہے، دادا سے والد سے میں، آگے بچوں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایمرلڈ کی جو ایمرلڈ کی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو سوات میں نکلتا ہے، یہ سوات میں دنیا میں سب سے بہترین، جو ہماری دنیا کی سب سے بہترین مائن وہ سوات منگورا ہے۔
جس کا نام مائن کا ہے سوات منگورا. یہ مائن میں قیمتی سے قیمتی پتھر نکلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر جو اس کو سمجھنے والے ہیں بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا مال بہت ضائع ہو رہا ہے. انتہائی سرد قدرتی حالات کی وجہ سے سوات کے زمرد کی کرسٹل نمو بہت آہستہ ہوتی ہے اور کثافت بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے کسی بھی جگہ کا زمرد اس کا مقام نہیں لے سکتا. بیشتر جواہرات اندھا دھند کان کن دھماکوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. سخت موسمی حالات نے زمرد کی کان کنی کی مشکل میں بہت اضافہ کر دیا ہے. 70 برسوں سے مقامی لوگ اس قدرتی خزانے کو بچانے کے لیے کانکنی کے سب سے قدیم کاریگر طریقے استعمال کر رہے ہیں. اگر کانکنی کے لیے جدید مشینری استعمال کی جائے تو اس کے زیاں کو کم کیا جا سکتا ہے. اور جب کٹنگ ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 60-70% ضائع ہوتا ہے ادھر، اور وہاں پہ جب کٹنگ ہوتا ہے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے نا. جو مطلب 5 گرام کا دانہ ہوتے ہیں یا 5 کیرٹ کا دانہ ہوتے ہیں، اس میں سے 1 کیرٹ کا 2 کیرٹ کا باقی رہ جاتا ہے، اور باقی 3 کیرٹ مطلب آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایڈوانس طریقے سے ایڈوانس کٹنگ مشین کو ہم ادھر انٹروڈیوس کر لیں، ادھر لے کے آئے پاکستان میں، جس طرح بینکاک میں کٹنگ مشین ہوتے ہیں، وہ کمپیوٹرائز ڈیزائن میں دانے کو کمپیوٹرائز کرتے ہیں کہ اس سائز میں ہم نے دانہ بنانا ہے، اس سائز کی اسمال سائز فائن جولری بنانی ہے، لارج جولری بنانی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا چھوٹے سائز کے دانے بنانے ہیں، بڑے کے بنانے ہیں. تو اس کے لیے مشین اور کمپیوٹرائز طریقے سے، میکینائز طریقے سے وہ لے کے آئے یہ ٹیکنالوجی. تو اس میں جو ہے نا زیادہ ضائع بھی نہیں ہو جائے گا ایمرلڈ میں. تو ادھر پاکستان میں چائنیز ٹیکنالوجی، یورپین ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، اس کی ضرورت ہے ہمیں. تو اس کے فوائد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس مائننگ کو بیسٹ طریقے سے، اچھی طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہماری کٹنگ اچھی ہوگی ہمارے سٹون کی ویلیو بڑھے گی. اگر ہمارے سٹون مثلا ایک سٹون ہے، ایک رف کا یہ پیس ہے، 10 کیرٹ لگا لے، 20 کیرٹ لگا لے، وہ اس پیس کی ویلیویشن ہے 2 لاکھ. اگر کٹنگ ہم پاکستان میں اس کی صحیح کٹنگ نہیں کر سکیں گے، وہ 2 لاکھ سے 2000 کا ہو جائے گا. لیکن یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے یہ انڈسٹری یہ اس کی لگنی چاہیے. ہمیں تعاون یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں وہ بلائے. یہ ان کے بلانے سے گورنمنٹ کا فائدہ ہے. رنگین جواہرات کی قیمت اور معیار کا آپس میں گہرا تعلق ہے. غیر پیشہ ور افراد کے لیے رنگین جواہرات خریدنے کے لیے قابل اعتماد زیورات کا انتخاب کرنے کے علاوہ زیورات کی جانچ پڑتال کے سرٹیفکیٹ پر اس کے اصل مقام، رنگ، شفافیت، آیا اس کو بہتر بنایا گیا ہے یا اس کی پروسیسنگ ہوئی ہے سمیت سب تفصیلات ہوتی ہیں. صارفین بدیہی طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ قابل خرید ہے. لیب بیس اور انسٹیٹیوشنل بیس مضبوط ہوں گے تو اور کافی بڑھے گا ایکسپورٹ ہمارا. اور مارکیٹ میں ہمارے جو تعداد ہے ایکسپورٹر کی وہ تقریباً 250 سے 300 کے قریب یہ رجسٹرڈ ہے. اور باقی جو ایفسیا کے ساتھ یا آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹر ایسوسیشن آف پریشیس اینڈ سیمی پریشیس سٹونز، اس کے ساتھ جو رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ آن اینڈ آف اگر ہم لگا دیتے وہ تقریباً 900، 1000، 1200 سے وہ بھی بڑھ جاتے. اور کچھ ابھی جو ای کامرس میں انوالومنٹ ہوئی ہے، انسٹیٹیوٹ نہ ہونے سے لوگوں کو پروموٹ نہیں ہم کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان میں شعور نہیں ہم لا سکتے. کیسے بتائیں کہ یہ کس طرح پتھر ہے، یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی نہیں ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. جس کی وجہ سے ہمارے اس مائن کے پیچھے بھی بہت دوسرے ملک بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک بہت قیمتی خزانہ ہیں. سواتی زمرد کے ظہور نے نہ صرف یہ کہ مارکیٹ میں اعلیٰ معیار کے چھوٹے پتھروں کی خالی جگہ پر کی ہے، بلکہ پوری دنیا کے تمام پتھر جمع کرنے والوں کے لیے ایک اور منفرد روشن سبز زمرد بھی فراہم کیا ہے. چونکہ زیادہ سے زیادہ شوقین سوات کے زمرد کی انوکھی جیومیولوجیکل خصوصیات اور موجودہ مارکیٹ میں محدود سپلائی کے حوالے سے گہری تفہیم رکھتے ہیں، لہٰذا سوات کے اعلیٰ معیار زمرد کی قدر اور مانگ کا اندازہ لگانا مشکل ہے. پاکستانی زمرد کے لیے اپنے برانڈ کا قیام بہت اہمیت کا حامل ہے. ناظرین، اس بات پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چین کے رنمین یونیورسٹی کے چونگیانگ انسٹیٹیوٹ میں سینئر ریسرچ فیلو جناب جو رونگ صاحب ہیں. جی پروفیسر جو، سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے پاکستانی زمرد کی چین میں فروخت اور تجارت کی صورتحال کیسی ہے؟
जुमुर्द की हतमी कीमत का तयन कई अवामिल से किया जाता है, जैसे रंग, कटाई, प्रोसेसिंग का तरीका, असल मकाम वगैरह। इन अवामिल पर गौर व फिक्र से ही हम इसके तहफ़्फ़ुज़ और कदर को यकीनी बना सकते हैं। चूँकि चीनी सार्फिन आला मयार के जुमुर्द को तरजीह देते हैं और चीन के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीन और पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स कटाई और प्रोसेसिंग में ताउन कर सकते हैं। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं वीवी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के CEO जनाब करीम जान साहब। जी जनाब, कटिंग और पॉलिश के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए आपके ख्याल में पाकिस्तान चीन के साथ किस तरह ताउन कर सकता है? पाकिस्तान के पास दुनिया के बहुत से मशहूर जवाहरात हैं और चीन के पास जदीद टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान और चीन टेक्नोलॉजी और बारूदी सुरंगों के मैदान में ताउन कर सकते हैं। पाकिस्तान कानों और कटाई के शोबों में चीन से उसकी लेबॉर्ट्रीज़ के ज़रिए मदद ले सकता है। तजर्बागाहें कीमती पत्थरों की लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं और लेबॉर्ट्री सिस्टम में कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग होती है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए मददगार हो सकता है और पाकिस्तान जुमुर्द के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ नुमाइशें भी करा सकता है। इस तरह पाकिस्तान के जवाहरात और जुमुर्द को आसानी से पूरी दुनिया में फ़रोग दिया जा सकता है। नाज़रीन, रवां साल चीन और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 17वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस मौके पर हमारे प्रोग्राम में रिपोर्ट्स का एक मुनफरिद सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान की इस 17 साला दोस्ती का मुशाहिदा करने वाले सदर चीनियों और सदर पाकिस्तानियों की ज़ुबानी आपको गुज़श्ता बरसों की कहानी सुनाई जाएगी। इस सिलसिले की पहली कहानी सुनाने के लिए हम आपको पाकिस्तान के शोहरत याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अताउल रहमान साहब से मिलवाएंगे, जिन्हें साल 2019 में चीन ने बैनुल अक़वामी साइंस और टेक्नोलॉजी अवार्ड से नवाजा था। आइए डॉक्टर अताउल रहमान की ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं। चीन ने 10 जनवरी 2020 को नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड कॉन्फ्रेंस में 10 गैर मुल्की साइंसदानों को अपना 2019 का बैनुल-अक़वामी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताउन अवार्ड दिया। इनमें पाकिस्तान के माहिर नामियाती कीमिया प्रोफेसर अताउर रहमान भी शामिल हैं। चाइना का सबसे बड़ा और अहम अवार्ड होता है और मुझे बहुत ही मेरी इज्जत अफजाई हुई कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको 10 जनवरी 2019 को ये अवार्ड मुझे दिया पर्सनली, और ये रिकग्निशन थी उस बात की कि जो मैंने चाइना के साथ जो हमने बाहमी ताउन पैदा किया है। गुज़श्ता बरसों के दौरान प्रोफेसर अताउर रहमान ने चीनी यूनिवर्सिटियों और पाकिस्तान में मशहूर साइंसी तहकीकी इदारों, यूनिवर्सिटियों और कारोबारी इदारों के माबैन रवायती तिब के शोबे में वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी ताउन की हिमायत और सहूलियात फराहम की हैं। 2013 में उन्होंने पाकिस्तान में खुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन और जामे कराची के माबैन चीन पाकिस्तान TCM रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए ताउन किया, जिसका मकसद बेल्ट एंड रोड के साथ मुंसलिक ममालिक रवायती तिब में साइंसी तहकीक और अफरादी कुव्वत की तरबियत के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। 24 अक्टूबर 2019 को माहिर तालीम अताउर रहमान बेल्ट एंड रोड ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च सेंटर चाइना खुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन में कायम किया गया। इसी दिन इंग होंग चेंग फाई कैप्सूल ने पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल पास किया और वो पाकिस्तान में दाखिल होने वाली पहली रवायती चीनी दवा बन गई, जो पाकिस्तान में पहले कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट के समरात की निशानदेही करती है। मेरा इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। वहाँ पे कोई 1 साल तक इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहे। उसमें चाइनीज साइंटिस्ट भी यहाँ पे थे और हमने देखा कि इसमें इसका जो इफेक्टिवनेस है वो इसका जो फ़ायदा है वो तकरीबन वही है जो कि एंटीबायोटिक्स का जो असर होता है उससे मिलता जुलता असर है, लेकिन इसमें जड़ी बूटियाँ सिर्फ चाइनीज़ थी, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स मॉडर्न ड्रग्स शामिल नहीं थे। तो इससे ये बात कंफर्म हुई कि ये जो कैप्सूल हैं जो इसका क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में हुआ है ये बहुत अहम है इस किस्म की बीमारियों में, और ये जो है अब मार्केट किए जाएंगे पाकिस्तान में इन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो पेशेंट्स को जो ज़रूरत होती है
और हम इस पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बाकायदा एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का हॉस्पिटल भी कायम हो, क्लिनिक कायम हो जो कि चाइनीज़ डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर कायम की जाए। और इस पे अब तेज़ी से काम चल रहा है कि ये पाकिस्तान की पहली ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का हस्पताल बाकायदा इंशाल्लाह कराची में कायम होगा। प्रोफेसर अताउर रहमान ने कहा कि रवायती चीनी तिब में बहुत से पहलू शामिल हैं जो पाकिस्तान में रवायती दवाइयों के साथ मुश्तरक हैं। इस वक्त कराची में बहुत सारी चीनी जड़ी बूटियों की दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जिनमें कोरोना वायरस पर तहकीक भी शामिल है। ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो तिब है, उसमें ख़ास सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये हज़ारों साल से इस्तेमाल होता रहा है और ये सिर्फ चाइनीज़ डॉक्टर्स ही की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि चाइना में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मॉडर्न मेडिसिन जो को भी साथ लेकर और चीनी तिब को भी साथ लेके चला जाता है और इनके बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, उनकी टॉक्सिकोलॉजी को देखा जाता है कि कितने उसके अंदर कोई और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है किस हद तक वो मुफीद है उसको देखा जाता है और उसके बाद एक सिस्टम के तहत उसको चीन में इस्तेमाल किया जाता है। और यही तरीक़ाकार पाकिस्तान में भी ज़रूरत है कि हम भी इसी तरीके से अपने जो मेडिसिन है, जो यूनानी अरब मेडिसिन है हमारे यहाँ, उसको भी हम इन्हीं लाइंस पर हम आगे तहकीक करें और हमवार करें जैसे कि चीन में किया था। और इसके नतीजे में चाइना में बहुत सारी अब ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो कि मगरबी अद्वियात के साथ जो चाइनीज़ हर्बल ड्रग्स हैं या जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हैं उनको साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें भी इसी तरीके से साथ चलना चाहिए और साथ इसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमें इस पर तहकीक करनी चाहिए और फिर जो जड़ी बूटियाँ वाकई फ़ायदेमंद हैं उनको फिर हमें साइंसी बुनियाद के ऊपर सर्टिफाई करके और फिर उसको मार्केट करना चाहिए। प्रोफेसर अताउर रहमान आलमी सतह के साइंसदान और चीनी अवाम के अच्छे दोस्त हैं। 1972 में जब वो पहली बार चीन आए थे तब से वो दोनों ममालिक के माबैन साइंसी और तकनीकी तावन के लिए मुस्तकिल कोशिशें कर रहे हैं। वो चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती के गवाह और उसकी अलामत हैं। ताल्लुकात हैं वो 1974 से शुरू हुए। जब मैं पहली बार चाइना गया, उस ज़माने में मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होता था और मुझे दावत दी गई थी। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि बहुत फेमस इदारा था। तो वहाँ पर एक बहुत अहम साइंसदान थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कि मैं चाइना आऊँ और वहाँ पे लेक्चर दूँ। तो वहाँ पे फिर मैंने जाकर लेक्चर दिया था। वो पहली मेरा ट्रिप था 1974 में जो मैं चाइना गया था और शंघाई गया था। उसके बाद फिर मेरे बहुत सी दफ़ा मैं चाइना जाता रहा हूँ। 70 की दहाई में एक साथ काम करने का एक मजबूत मुहर्रक और एक तवील रिवायत थी और डॉक्टरों ने ख़ास तौर पर दोनों ममालिक के माबैन इस तहकीकी ताउन को पसंद किया। रिवायती तिब्बी दुआएं दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहम हैं। एक बढ़ता हुआ एहसास है कि हमारे लिए कदीम लोगों की दानाई से फ़ायदा उठाने का एक वक्त आ गया है। प्रोफेसर ने ये किया था कि वो चीन और पाकिस्तान के माबैन इदारा जाती रवाबित को फ़रोग देने में कामयाब रहा था और मेरे ख्याल में ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं ये देख कर के जो किस तरीके से एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है, यानी कि 1974 में क्या चाइना था और आज चाइना क्या है। प्रोफेसर अताउर रहमान की उम्र करीब 80 साल है, लेकिन वो अब भी चीन और पाकिस्तान के माबैन मुस्तकबिल के तबादले के हवाले से लाहे अमल तय कर रहे हैं। और इसी तरह का मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का एक जाल फैल जाए, एक नेटवर्क ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जिसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई और उभरती टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें हम माहिरीन पैदा करें और सनतें इस्टेब्लिश करें ताकि पाकिस्तान जो है वो लो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो ज़राती मईशत से हट कर हम एक नॉलेज इकोनॉमी, एक इल्म पर मबनी मईशत की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सकें। पिछले 70 सालों से चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तरक्की के ख्वाहां हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में गवादर पोर्ट और PKM एक्सप्रेस वे की बाज़ाब्ता इफ्तिताह से लेकर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रांजिट की खिदमात तक जो पाकिस्तान को मेट्रो दौर में शामिल कर रही है, में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। चीन के बीज, घरेलू अप्लायंसेस, मैकेनिकल और बरकी मसनूआत,
पाकिस्तानियों के घरों और काम के मकामात में नजर आती हैं, जबकि टेक्सटाइल, आम और सब्ज केकड़े जैसी पाकिस्तानी मसनूआत चीनी मार्केट में दस्तयाब हैं, जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर का मुंह बोलता सबूत है। प्रोफेसर अताउर रहमान की नजर में ये सब खुलूस प्यार से आता है। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी मेजबान नसरीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।